वैसे तो हम जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। इसका एरिया है 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सरकार की राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट है, वो हमको जैसलमेर रियासत के संबंध में कुछ जानकारी देती है। तो राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार जब जैसलमेर रियासत का, जैसलमेर देश का राजस्थान में विलय किया गया था, उस समय जैसलमेर रियासत का एरिया आता था 16,062 वर्ग मील। इसको जब मैंने वर्ग किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो ये एरिया आता है 41,600 वर्ग किलोमीटर। यानी जैसलमेर रियासत का एरिया ही इतना बड़ा हुआ करता था जिसमें आज के इजराइल जैसे लगभग 2 देश आ जाएं। और भारत का जो राज्य है गोवा राज्य, उस गोवा जैसे लगभग 10-11 राज्य उस समय की उस जैसलमेर रियासत में समा जाते। और जैसलमेर अगर जिले की भी बात करें तो जिले का एरिया भी इतना बड़ा है जिसमें लगभग इजराइल जैसे 2 देश आ जाएं और गोवा जैसे लगभग 10 राज्य उसमें आ जाएं। राजस्थान सरकार की विधानसभा की वेबसाइट ये कहती है जब जैसलमेर राज्य का राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में जब विलय किया गया था, राजस्थान में विलय किया गया था। मैं पहले एक बार ये थोड़ी सी विलय वाली बात आपको समझा देता हूं सरल भाषा में, उसके बाद फिर विधानसभा की वेबसाइट जो डाटा हमको बताती है फिर उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दरअसल राजस्थान का ये जो स्वरूप आपको दिख रहा है, ये स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को, यानी पहली बार राजस्थान ऐसा 1 नवंबर 1956 को दिखा था। राजस्थान में बहुत सारी रियासतें थी, 3 ठिकाने भी थे। रियासत क्या कि वो क्षेत्र जहां राजा शासन करता था, जो एरिया में बड़े हैं, जनसंख्या में भी बड़े हैं, रेवेन्यू भी जिनका ज्यादा है, तो वो कहलाती थी रियासतें। और ठिकाने होते थे छोटे, जो तुलनात्मक रूप से जिनका एरिया भी कम है, रेवेन्यू भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, तो वो ठिकाने कहलाते थे। तो राजस्थान का ये जो स्वरूप बनाया, इसमें 19 रियासतों को मिलाया गया। राजपुताना में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने हुआ करते थे। इन्हीं 19 रियासतों में से ये जैसलमेर भी एक रियासत थी। और जैसलमेर का 30 मार्च 1949 को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। जैसलमेर का जब विलय किया गया था तो ये एकीकरण की इस प्रक्रिया की चौथी स्टेप थी, मतलब चौथा चरण था। और इसको नाम दिया गया था ग्रेटर राजस्थान, या जिसको वृहत राजस्थान बोल लो हिंदी में, या विशाल राजस्थान बोल लो। तो जैसलमेर रियासत के साथ साथ और भी कुछ रियासतें मिलाई गई थी इस चौथे चरण में, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। और इसी चरण में एक ठिकाना भी लिया गया था जो लवा था। लवा जो वर्तमान में राजस्थान के टोंक जिले के अंतर्गत आता है, उस समय जयपुर रियासत से ही संबंधित हुआ करता था। खैर, जब इसका विलय किया गया था तो उस समय जैसलमेर के शासक थे महाराजा गिरधर सिंह। और महाराजा गिरधर सिंह की इच्छा अपनी रियासत को राजस्थान में विलय करने की नहीं थी। एक समाचार पत्र निकला करता था, वर्ष 1945 से निकाला करते थे सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी जिस समाचार पत्र को निकालते थे उसका नाम था रियासती। तो रियासती समाचार पत्र में उन्होंने सबसे पहले इस बात का पर्दाफाश किया था कि जैसलमेर रियासत और जोधपुर रियासत ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मिलकर अपने आप को लगभग स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते हैं, कुछ रियायतों के साथ में। तो ये सबसे पहले इस बात का पर्दाफाश किया था रियासती समाचार पत्र के द्वारा। हालांकि हम जानते हैं कि जो वहां की जनता थी वो जनता भारत में ही सम्मिलित होना चाहती थी। इसके अलावा जो रियासती विभाग था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसके सचिव वीपी मेनन थे, इनके प्रयासों से भी और आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी जैसलमेर के महारावल गिरधर सिंह को अपनी जैसलमेर रियासत का विलय राजस्थान में, मतलब भारत में करना पड़ा। और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इसी के तहत फिर बाद में जब एकीकरण की प्रक्रिया हुई तो 30 मार्च 1949 को जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया गया था। उसको हालांकि उस समय राजस्थान नहीं कहा गया था, विशाल राजस्थान कहा गया था। तो मैं अब वापस राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर लौटकर आता हूं और आपको अब कुछ फिगर बताता हूं, ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब जैसलमेर रियासत का विलय किया गया था तो टोटल रियासत तो 19 थी। इन 19 रियासतों में से जैसलमेर का जो सालाना रेवेन्यू था वर्ष 1945-46 उसमें वर्ष माना गया आधार वर्ष। तो वर्ष 1945-46 ईस्वी के दौरान जैसलमेर रियासत का जो सालाना रेवेन्यू था
वो सबसे कम दूसरे नंबर पर आता था। मतलब 17 रियासतें ऐसी थी जिनका सालाना रेवेन्यू जैसलमेर से ज्यादा होता था। केवल एक ही रियासत थी शाहपुरा, जिसका रेवेन्यू जैसलमेर रियासत से कम था। शाहपुरा का सालाना रेवेन्यू आता था 4,18,000 और जैसलमेर रियासत का था 5,40,000 रुपए। जैसलमेर जब इन रियासतों का विलय किया गया था तो जो इनकी आमदनी हुआ करती थी, जो रेवेन्यू हुआ करता था, उसके आधार पर ही इनको प्रीवी पर्स दिया गया था। मतलब सरल भाषा में समझो कि राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर रहा है, साइन करके अपनी पूरी की पूरी रियासत ही दे दी उसने, विलय कर दी। भाई आज किसी के पास प्लॉट हो और ये कह दिया जाए कि ये साइन कर दो भैया, ये प्लॉट सरकार को दान कर दो, एक प्लॉट नहीं दिया जाए आदमी से, तो उन्होंने तो अपनी पूरी की पूरी रियासत, अपना पूरा का पूरा देश दे दिया ना, विलय कर दिया। तो सरकार ने उन लोगों के लिए पेंशन निर्धारित की थी कि आपको सालाना इतनी पेंशन मिलेगी, जिसको प्रीवी पर्स कहा गया था। तो जैसलमेर के महारावल के लिए 1,80,000 का सालाना प्रीवी पर्स उस समय निर्धारित किया गया था। कुछ और फिगर्स आप ध्यान रखिए। जब जैसलमेर रियासत का विलय किया गया था तो उस समय जैसलमेर की आबादी वर्ष 1941 की जनगणना के अनुसार 1941 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर की आबादी उस समय थी, जैसलमेर रियासत की 93,246। हालांकि आज भी जैसलमेर की आबादी कोई ज्यादा नहीं है और उस समय भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वहां तो ज्यादातर रेत ही रेत के दौरे हैं। जब भी जैसलमेर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे एरिया का चित्र आ जाता है, ऐसा क्षेत्र आता है कि चारों तरफ रेत के धोरे हैं, मतलब एक रेत का समुद्र हम जिसको बोल सकते हैं। तो उस समय भी आबादी ज्यादा नहीं थी, 93,246 थी। और आज की जो आबादी है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वो आबादी है 6,69,000। मतलब मोटा मोटा अगर हम कहें तो 6,70,000 आज जैसलमेर राज्य की, जैसलमेर जिले की आबादी है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि इससे कुछ बड़ी होगी, क्योंकि अब 2021 के अगर जनगणना के आंकड़े आते तो जैसलमेर की आबादी कुछ ज्यादा देखने को मिलती, लेकिन अभी तो केवल एक ही आंकड़े आ रहे हैं कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए और कितने लोगों की मौत हो गई। अब जब कोरोना का प्रभाव कम होगा तो संभवतः सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के प्रयासों से ये जनगणना की जाएगी और शायद हो सकता है 2022 या 23 या उसके बाद ही हमारे सामने ये डाटा आए। खैर, थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हैं। जैसलमेर की ज्यादातर जो भूमि है वो कृषि योग्य नहीं है, आबादी भी कम है। जैसलमेर में जो घनत्व है, जनसंख्या का जो घनत्व है, जन घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर में 17 आदमी ही रहते हैं। जैसे दिल्ली अगर हम आप देखें तो दिल्ली और मुंबई में तो भयंकर भीड़ है, वहां 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब एक खेत मानो, एक एरिया मानो जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और चौड़ाई 1 किलोमीटर है, तो इसको बोलेंगे 1 वर्ग किलोमीटर। तो दिल्ली और मुंबई में इतनी सी जगह में 30,000, 40,000, 50,000 लोग रहते हैं और जैसलमेर में इतनी जगह में मात्र 17 लोग रहते हैं। जैसे राजस्थान का टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी आती है 200, देश की, भारत की आती है 382, जैसलमेर की आती है मात्र 17, कि 17 ही लोग वहां पर रहते हैं। खैर, जैसलमेर का आपको एक ओवरव्यू मिल गया, एक सामान्य परिचय आपको मिल गया। विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसलमेर रियासत, ये जो नाम पड़ा जैसलमेर, ये भट्टी वंश के जो शासक थे या भाटी वंश के जो शासक थे, महाराव जैसल, उनके नाम पर पड़ा था। लेकिन पहले इस क्षेत्र को मांड कहा जाता था। 2 शिलालेख हैं, वो हमको इस क्षेत्र के संबंध में जानकारी देते हैं। प्रतिहार शासकों के समय के 2 शिलालेख हैं, एक है घटियाड़ा शिलालेख और एक है बाउक शिलालेख, जो प्रतिहारों के समय के ही हैं। मतलब जब मारवाड़ के क्षेत्र में, मारवाड़ मतलब जोधपुर वाला जो एरिया है, पाली वाला जो एरिया है, ये मारवाड़ कहलाता था। यहां राठौड़ों का अधिकार हुआ करता था, राठौड़ बाद में आए थे। तो जब राठौड़ों ने यहां सत्ता स्थापित की, उससे पहले इस क्षेत्र पर प्रतिहारों का राज्य हुआ करता था, राज हुआ करता था प्रतिहारों का। और उनके समय के ये शिलालेख हैं, ये हमको जानकारी देते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों पर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था उनमें मांड भी आया करता था। और मांड जो है ये वर्तमान जैसलमेर के संबंध में यूज लिया गया है। ये जो शिलालेख का मैंने नाम लिया तो इन्हीं शिलालेख में से, मतलब घटियाड़ा का शिलालेख और बाउक शिलालेख, इनमें से मैं घटियाड़ा के शिलालेख के संबंध में थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। घटियाड़ा का शिलालेख वर्ष 861 ईस्वी का है और प्रतिहार शासक कक्कुक के समय का यह शिलालेख है। इस शिलालेख को लिखने वाले जो व्यक्ति थे, शिलालेख समझ में आ रहा है ना क्या है? मतलब शिला का मतलब होता है शिला या पत्थर या भाठा, उस पर लिखा गया लेख।
अब पत्थर पर या भाटे पर आप लिखेंगे तो पेन या पेंसिल से तो लिख नहीं सकते, आपको खुदाई करते हुए लिखना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है उत्कीर्ण करना। तो इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो तो मग के द्वारा लिखी गई हैं, मतलब इनको पहले पेपर में मग ने उतारा, लेकिन उत्कीर्ण करने का जो काम है, इस पर खुदाई करके लिखने का जो काम है, वो कृष्णेश्वर के द्वारा किया गया। तो इसके उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर हैं। ये जो शिलालेख है ये माताजी की साल के पास में है, जोधपुर जिले में है, माताजी की साल के पास में। और ये शिलालेख हमको उस समय राजस्थान में सती प्रथा के संबंध में जानकारी देता है। खैर, विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सवाल यह आता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, क्या हमेशा से यहां पर मरुस्थल रहा, हमेशा से रेत के टीले रहे? जो मरुस्थल है, जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, जो भारत में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत में राजस्थान में भी आता है, गुजरात में भी आता है, कुछ हिस्सा इसका पंजाब और हरियाणा में भी आता है। तो भारत के 4 राज्यों में यह फैला हुआ है। तो भौगोलिक मान्यता यह कहती है कि इस क्षेत्र में कभी एक समुद्र हुआ करता था, जिसको टेथिस सी या टेथिस सागर कहा गया था। लेकिन भौगोलिक परिवर्तन के साथ साथ यह समुद्र यहां से हटता गया, सूखता गया, और बाद में फिर जो समुद्री जीव थे, जो जलीय जीव थे, जैसे मछली, कछुआ, केकड़ा, मगरमच्छ, इनके केवल अवशेष यहां पर रह गए। तो यहां पर टेथिस सी हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वो हटता चला गया, सरकता गया, और वर्तमान में हमको यहां थार डेजर्ट देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि यहां किनका शासन हुआ करता था, ये कहां से आए थे, ये शासक जो थे ये कहां से आए थे? इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं इस रियासत के संबंध में, जैसलमेर रियासत के संबंध में, जिसको मैं इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करता रहूंगा, तो जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक भी हिस्सा आपका ना छूटे। तो सबसे पहले यहां पर इस रियासत में, जैसलमेर जो रियासत थी, यहां भट्टी शासकों का शासन हुआ करता था, जिनको भट्टी या भाटी शासक कहा जाता था। दरअसल ये जो भाटी हैं, ये अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, मतलब यदुवंशी, यादव वंश से संबंधित हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं। और इन्हीं के वंशजों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था भट्टी, उसके द्वारा ही राजस्थान या राजपुताना में भट्टी वंश की या भट्टी शासन की नींव रखी गई थी। इसीलिए भट्टी को राजपुताना के इन भाटी शासकों का मूल पुरुष या आदि पुरुष या संस्थापक कहा गया, और भट्टी की वजह से ही यहाँ के जो शासक हैं वो भाटी कहलाए और भाटी वंश के शासक कहलाए। थोड़ी सी इनके संबंध में और जानकारी देता हूं एक इमेज लेते हुए। ये भाटी शासकों का राज्य चिन्ह है। इस राज्य चिन्ह में आपको एक तो 2 हिरण दिख रहे हैं, इसके अलावा छत्राला यादवपति लिखा हुआ है, इसके अलावा उत्तर भड़ किवाड़ भाटी भी लिखा हुआ है। इनका मतलब क्या है ये समझा देता हूं। 2 हिरण दिख रहे हैं। दरअसल मान्यता के अनुसार हम जानते हैं कि हिरण जो हैं ये चंद्रमा के वाहन है, मतलब चंद्रमा को ये खींचते हैं, ऐसी मान्यता है। तो हिरण इसीलिए लगाए गए हैं कि ये भाटी जो शासक है अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे, तो हिरण इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं या संकेत करते हैं। इसके अलावा यहां लिखा हुआ उत्तर भड़ किवाड़ भाटी, इसके संबंध में थोड़ा सा समझाता हूं। जब भाटी शासक यहां पर आए, मतलब इस वंश के जो व्यक्ति जब भट्टी आए, तो भट्टी ने अपनी पहली राजधानी भटनेर को बनाया, अपने नाम से एक शहर बसाया था, एक कस्बा बसाया था, जिसको भटनेर कहा गया। यह भटनेर वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यह भटनेर उस समय दिल्ली और मुल्तान के मार्ग के बीच में आया करता था। अब दिल्ली मुल्तान के मार्ग के बीच में आता था, तो पश्चिम से जो विदेशी आक्रांता आते थे भारत में आक्रमण करने के लिए, भारत पर हमला करने के लिए, भारत को लूटने के लिए, तो इन भाटियों को, भटनेर के इन शासकों को उन विदेशी आक्रांताओं का सबसे पहले सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये भटनेर में थे और उत्तर भारत से जो आक्रमण होते थे, उत्तर भारत पर जो आक्रमण होते थे बाहर से, पश्चिम से, तो इनको सबसे पहले सामना करना पड़ता था। इसी की वजह से इनके लिए लिखा गया है उत्तर भड़ किवाड़ भाटी। किवाड़ का मतलब ये एक किवाड़ की तरह, एक गेट की तरह काम करते थे। ये विदेशी आक्रांताओं को रोकने का काम करते थे, किवाड़ की तरह काम करते थे। खैर, छत्राला यादवपति इसलिए लिखा गया है, इसके पीछे 2 थ्योरी हो सकती हैं। एक तो ये छत्राला का मतलब छत्र से संबंधित, जो शासक हैं वो छत्र धारण करते हैं, और यादवपति मतलब ये यादव वंश से संबंधित है। दूसरा ये भी थ्योरी बताई जाती है कि जो याचक थे, जो चारण याचक थे, उनको भाटी शासकों के द्वारा छत्र दिए गए थे, छत्र दान किए गए थे, इसीलिए इनके संबंध में छत्राला यादवपति लिखा गया है।
अब खैर, भट्टी जो हैं, इस वंश के जो राजपुताना में भाटी वंश के जो संस्थापक हैं या मूल पुरुष हैं या आदि पुरुष जिनको कहा जाता है, ये कहां से आए? तो इनके संबंध में ऐसा बताया जाता है, हालांकि समय को लेकर आपको बड़ी गफलत वाली जानकारी मिलेगी, समय को लेकर सटीक जानकारी नहीं मिलेगी और पढ़ोगे बहुत सारे सोर्सेस तो उलझ जाओगे। कहीं मिलेगा 285 ईस्वी, कहीं मिलेगा 295, कहीं अलग मिलेगा 300 ईस्वी के आसपास, कहीं मिलेगा 623 ईस्वी, तो समय को लेकर उलझ जाओगे। दरअसल इस वंश के जो आगे के अब शासक होंगे, जैसलमेर रावल जैसल से पहले के जो शासक होंगे, तो उनसे ठीक पहले ही जैसलमेर का हमको व्यवस्थित इतिहास देखने को मिलता है और इनका जो आरंभिक इतिहास है वो व्यवस्थित तौर से देखने को नहीं मिलता। तो आपसे किसी शासक के बारे में तो पूछ लेगा, आरंभिक शासकों के बारे में, लेकिन उनके समय के संबंध में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि समय को लेकर स्पष्टता है ही नहीं, व्यवस्थित इतिहास नहीं है। खैर, मैं आपको बिल्कुल सटीक इतिहास की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं, और जैसा गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा बताया गया है कि भट्टी के द्वारा एक संवत चलाया गया था जिसको भट्टिक संवत कहा जाता है। मतलब जैसे अलग अलग कैलेंडर होते हैं ना, ईसा मसीह का हो गया, इसके अलावा विक्रमी संवत हो गया, शक संवत हो गया, तो भट्टी के द्वारा एक संवत चलाया गया था, भट्टिक संवत कहलाता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि भट्टिक संवत 680 या 681 विक्रमी संवत के समय आरंभ किया गया था। मतलब जब 680 विक्रमी संवत चल रहा था तब भट्टिक संवत चलाया गया था। सरल भाषा में अपनी बात को कहता हूं। आज जो समय है, जैसे अभी क्या चल रहा है, 2021, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2021 ईस्वी चल रही है, लेकिन विक्रमी संवत अगर हमको पता करना है तो विक्रमी संवत इस ईस्वी से 57 साल पहले ही शुरू हो गया था। तो विक्रमी संवत पता करने के लिए हमको 2021 में 57 ऐड करना पड़ेगा। 57 अगर हम ऐड करते हैं 2058, 68, 78, तो आज जो विक्रमी संवत चल रहा है वो 2078 विक्रमी संवत चल रहा है। अब अगर मुझे विक्रमी संवत से वापस से ईस्वी लाना है तो मैं 57 माइनस कर दूंगा। तो 680 जो ईस्वी है उसमें से अगर हम 57 माइनस करें तो 623 ईस्वी के आसपास का समय आ जाता है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार भट्टी के द्वारा भट्टिक संवत 623 ईस्वी के समय चलाया गया था। अब इससे पहले के जो शासक थे वो कौन थे, वो कहां से आए थे? तो जैसा बताया जाता है कि 600 विक्रमी संवत के समय, मतलब सरल सी भाषा में मैं बात करता हूं, जो छठी जो शताब्दी थी, उस समय इस वंश के जो शासक थे, जो मूल शासक थे, वो माना गया है रज को, और इनका शासन हुआ करता था पंजाब पर। कौन थे? भट्टी से पूर्व के जो शासक थे, जो मूल इसके जो शासक बताए गए हैं वो थे रज, जिनका पंजाब पर शासन हुआ करता था। वो पंजाब जो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, केवल भारत वाला पंजाब नहीं, भारत और पाकिस्तान का जो संयुक्त पंजाब था, और उनके समय राजधानी हुआ करती थी पेशावर। रज के बाद अगले शासक हुए गज, और गज के बाद जो अगले शासक हुए वो थे शालीवाहन। ऐसा बताया जाता है जो सियालकोट वाला जो एरिया आता है वो शालीवाहन के द्वारा ही बसाया गया था। फिर शालीवाहन के बाद हुए बलंद, ये आपको याद नहीं रखना है, केवल मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। और बलंद के बाद जो शासक हुए वो थे भट्टी। लेकिन जब पंजाब में इनको अपना राज्य चलाने में प्रॉब्लम हुई, जब इनको लगा विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, इनको दिक्कत हुई, तो फिर इन्होंने पंजाब को छोड़कर राजपुताना में आकर शरण ली, और यहां पर भट्टी के द्वारा भटनेर को राजधानी बनाया गया। मतलब जिस कस्बे को उन्होंने बसाया, बनाया, उसको भटनेर कहा गया। क्लियर है यहां तक? भटनेर भट्टी शासकों की या भाटी शासकों की राजपुताना में पहली राजधानी थी, और इसी भटनेर में भट्टी के जो पुत्र थे भूपत भाटी, कुछ सोर्सेज में ऐसा बताया जाता है कि स्वयं भाटी के द्वारा भी। मैं बात करता हूं अपनी। जब आप भटनेर में जाएंगे, हनुमानगढ़ जिले के भटनेर में, तो वहां पर आपको एक दुर्ग मिलेगा जिसको भटनेर दुर्ग कहा जाता है। यह भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। वो घग्गर नदी जो हिमाचल प्रदेश से चलकर आती है, हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान में आती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में एंटर करती है। हनुमानगढ़ जिले के एक तहसील से एंटर करती है जो टिब्बी तहसील है, वहां से आती है, और आती हुई हनुमानगढ़ जिले में ही ये जमीन में लुप्त हो जाती है। हालांकि जब इसमें पानी आता है तो ये पाकिस्तान तक जाती है, पाकिस्तान वाले इसको हकरा नदी कहते हैं। खैर, हमारा विषय नदी नहीं है। तो यहां हनुमानगढ़ जिले में उस घग्गर नदी के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है जो भटनेर दुर्ग कहलाता है। यह दुर्ग 285 ईस्वी में
कुछ सोर्सेज कहते हैं 295 ईस्वी में। तो समय पर मत जाओ, सीधे ध्यान दो, ये जो दुर्ग है ये भूपत भाटी के द्वारा बनाया गया। कुछ सोर्स, बहुत कम सोर्स ऐसा कहते हैं कि भट्टी के द्वारा ही बनाया गया था, उसको छोड़ो, भूपत भाटी के द्वारा ये दुर्ग बनाया गया था। इस दुर्ग के संबंध में कुछ बातें ध्यान रखना। तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो तैमूर ने यह कहा कि मैंने भारत में इस भटनेर जैसा दुर्ग, इस जैसा मजबूत और सुरक्षित दुर्ग कहीं पर भी नहीं देखा। यह तैमूर के द्वारा कहा गया था। कुछ और बातें, ये जो भटनेर है हनुमानगढ़ जिले में आता है, लेकिन बाद में इसका नाम, भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। तो विषय आया तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1805 ईस्वी के समय बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, और सूरत सिंह ने उस समय भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर को मंगलवार के दिन जीत लिया। मंगलवार का दिन बालाजी का वार होता है, हनुमान जी का वार होता है, और इसीलिए इस भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था, हनुमान जी के नाम पर। तो ये जो भटनेर था ये राजपुताना में भाटी शासकों की पहली राजधानी थी। भटनेर के बाद भाटी शासकों की राजपुताना में दूसरी राजधानी रही तनोट, तनोट जो वर्तमान में जैसलमेर में ही आता है। फिर राजधानी रही लोदरवा, लोदरवा जो जैसलमेर जिले में ही आता है। और फिर जो राजधानी रही थी वो थी जैसलमेर, वो जैसलमेर शहर जहां पर दुर्ग बना हुआ है, जिसको हम सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं या गोड़हरागढ़ के नाम से जानते हैं। खैर, सवाल यह है कि अब भटनेर से राजधानी तनोट कैसे आई? तो भट्टी के जो आगे के जो शासक थे, इन्हीं शासकों में से एक शासक थे मंगल राव, और मंगल राव को गजनी के शासक ढूंढी से पराजित होना पड़ा था। ढूंढी से जब वो पराजित हुए तो उन्होंने अपनी राजधानी भटनेर के स्थान पर तनोट को बना लिया। वही तनोट जहां पर तनोट माता का मंदिर स्थित है, वही तनोट जिसके संबंध में यह कहा जाता है कि वर्ष 1965 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और वहां से जो गोले दागे गए थे और वो मंदिर के आसपास में इस क्षेत्र में जितने भी गोले आकर पड़े थे उसमें से एक भी गोला नहीं फटा। और यहाँ के लोगों की, श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि शायद माता के प्रभाव के कारण ही, तनोट माता के कारण ही उन गोलों का फटना नहीं हुआ, मतलब वो गोले नहीं फट पाए। यहाँ पर पूजा अर्चना का जो कार्य होता है वो बीएसएफ के जवानों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए तनोट माता को बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, रुमाल वाली देवी या रुमाल वाली माता भी कहा जाता है। थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं कि मंगल राव आए, मंगल राव ने तनोट को राजधानी बना लिया, मैंने आपको बताया। अब मंगल राव के बाद के जो शासक हुए थे उनमें थे तणु, और तणु ने यहां तनोट में तनोट के दुर्ग का, उस समय के तनोट के दुर्ग का निर्माण कराया था। तनोट के संबंध में, महाराजा तणु के संबंध में आप कुछ बातें ध्यान रखना कि महाराजा तणु के समय में यहां पर युद्ध हुआ था। जो आसपास के कुछ शासक जो थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था, जिसको तनोट का युद्ध कहा जाता है। दरअसल मैं थोड़ी सी एक बार स्पष्ट कर देता हूं, मैं समय की बात आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि समय को लेकर काफी गफलत है और इस समय का व्यवस्थित इतिहास देखने को नहीं मिलता है। महाराजा जब तणु थे तो इन्होंने अपनी वृद्धावस्था के दौरान ही अपने पुत्र देवराज को, विजयराज को, अपने पुत्र विजयराज को अगला भाटी शासक बना दिया था। और विजयराज ने साम्राज्यवाद नीति के तहत कार्य किया, यानी उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। राज्य का जब विस्तार किया तो आसपास के और जो शासक थे छोटे मोटे, वो उनसे नाराज हुए और उन्होंने षड्यंत्र करके महाराजा विजयराज को, दरअसल उस समय शासक राव लगाते थे, राव की उपाधि, बाद में फिर महारावल की उपाधि इन्होंने लगानी शुरू की। तो विजयराज को इन्होंने भटिंडा बुलाया, भटिंडा बुलाकर षड्यंत्र करके उनकी हत्या करवा दी। हालांकि उनके जो पुत्र थे, छोटे पुत्र देवराज, वो अभी बचे हुए थे। लेकिन जब महाराजा विजयराज की हत्या हो गई तो उनके पिता तणु ने वृद्धावस्था में फिर से राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन वो ठीक प्रकार से राज्य का संचालन नहीं कर पाए क्योंकि वृद्ध हो चुके थे। और उस समय के वो आसपास के वो छोटे मोटे शासक जो महाराजा विजयराज, राव विजयराज के उस राज्य विस्तार की नीति से परेशान थे और नाराज थे, उन्होंने तनोट पर आक्रमण कर दिया, तनोट पर हमला कर दिया, जिसको तनोट का शाका इस नाम से देखने को मिलता है और विजयराज के संबंध में लिखा हुआ मिलता है विजयराज चूड़ाला। खैर, तनोट पर आसपास के उन छोटे मोटे राजाओं का, छोटे मोटे शासकों का, जागीरदारों का अधिकार हो गया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि विजयराज की तो षड्यंत्र करके हत्या करवा दी थी भटिंडा में, लेकिन उनके जो छोटे पुत्र थे, विजयराज के जो पुत्र थे देवराज, वो जीवित बचे हुए थे। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अभियान चलाकर अपने पिता की हत्या का, पिता की मृत्यु का बदला लिया। देवराज के संबंध में कुछ बातें आप ध्यान रखना
कि उन्होंने तनोट के स्थान पर अब राजधानी को बदला, लोदरवा किया। तो ये क्रम आप ध्यान रखना, पहली राजधानी थी भटनेर जो भट्टी के द्वारा बसाया गया था, फिर थी तनोट जो राजा मंगल राव जो थे उन्होंने तनोट को राजधानी बनाया था, और अब तनोट के बाद है लोदरवा जो जैसलमेर जिले में ही आता है, और देवराज के द्वारा ये लोदरवा को राजधानी बनाया गया था। देवराज ने राव की जगह रावल की उपाधि धारण की थी। अब आगे के जो शासक हैं वो अपने आप को रावल ही कहेंगे, तो देवराज ऐसे शासक थे जिन्होंने रावल की उपाधि को धारण किया था। और इसके अतिरिक्त नाथ संप्रदाय को अपने यहां पर संरक्षण दिया था, और नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे रतननाथ, उन रतननाथ को इन्होंने अपना गुरु बनाया। तो ये जैसलमेर का आरंभिक कुछ इतिहास है जो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग पढ़ने को मिलता है, और स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी जगह होता है, क्योंकि जहां व्यवस्थित जानकारी नहीं है वहां कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अब आगे का जो हम इतिहास पढ़ेंगे जिसमें रावल जैसल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अतिरिक्त जैसलमेर में जो 2.5 शाखे हुए थे, मतलब 2 पूर्ण शाखे और 1 आधा शाखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आगे आने वाले वीडियोस में ये पूरे पार्ट में कवर कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।